Welcome to Saraswati IAS. I hope you are doing fine. So let's start our quiz. Our first question is from the Hindu newspapers. And the question is, consider the following statements with reference to Commonwealth Human Rights Initiatives. ये कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो कि आप द हिंदू के पेज नंबर 5 पे देखेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इनका दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। So the first statement is, this is an independent non-profit international governmental organizations. स्टेटमेंट्स के हमें एक एक पॉइंट्स को देखने, एक एक वर्ड्स को, क्योंकि वर्ड्स में ही आंसर रहता है। हमें बस उसमें से ढूंढना रहता है कौन से उसमें इंपॉर्टेंट, कौन से उसमें सही है। तो हमें वर्ड्स को ज्यादा अच्छे से देखने होते हैं। और अपना सेकेंड स्टेटमेंट है, इट प्रमोट्स एंड डिफेंड्स ह्यूमन राइट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को लें पहले और हम देखें यहाँ पे दिया है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, तो मेनली से जनरल सी बात है कि ये प्रमोट्स करेगा ह्यूमन राइट्स को, तो ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में करेगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ पे ही तो इसका स्टेटमेंट जो सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड दिया। अगर हम स्टेटमेंट में अगर सही वर्ड्स को अगर पहचान लें, अगर जो रॉन्ग से अगर उन्हें छांट दिया जाए तो हमें आंसर आसानी से मिल जाता है। बहुत ही हमें ज्यादा हर्डल्स नहीं होता है किसी को आंसर, किसी भी आंसर को ढूंढने में हमें ज्यादा हर्डल्स नहीं है। हमें सबसे पहले उसमें गलत कौन सी वर्ड्स है उन्हें हमें देखना रहता है। और एक कॉमन सेंस भी अगर लगाते हैं तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है। कॉमनवेल्थ हमें किसे कहते हैं कि मेनली जो ब्रिटिश की जो टेरिटरी थी उस समय, जो ब्रिटिश की टेरिटरी थी कॉलोनियल टाइम में, उन्हें कॉमनवेल्थ नेशंस के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड दिया है, तो सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। ये जो भी प्रमोट और डिफेंड करेंगे ह्यूमन राइट्स को केवल कॉमनवेल्थ नेशंस में ही करेंगे, पूरे वर्ल्ड में नहीं करेंगे। अब अपने फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखा जाए तो ये जो इनिशिएटिव है, जो ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, ये कोई गवर्नमेंटल नहीं है, ये थोड़ी सी फैक्ट वाली चीजें हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में हम फंस सकते हैं अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। तो ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, डी, नाइदर वन, डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, ये अपना आंसर सही होगा। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल्स पे, कुछ देख लेते हैं। आर्टिकल्स था मेनली हाई कोर्ट सिक्स सेंटर्स रिप्लाई ऑन CHRI पेटिशंस कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव्स। ये आर्टिकल्स मेनली इसलिए बेस्ड था, इसका एक छोटा सा हम जान लेते हैं किस लिए था। जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है, ये हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था। इसका कहना यह था जो सेंटर्स है, जो इसका फॉरेन कंट्रीब्यूशंस और रेगुलेशन एक्ट है FCR है, उसके तहत जो फॉरेन के जो फंड आ रहे हैं वो हमें ब्लॉक कर दिया गया है। 25% अमाउंट रिसीव फॉरेन फंडिंग में ये क्या सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसके लिए ये पिटीशन फाइल किया था कि इसे हटाया जाए, कि हम जो फंड्स आ रहे हैं इससे ज्यादा ये नहीं यूज करता सकता, कि जो फंड्स हमारे पास आ रहे हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसके लिए पिटीशन फाइल किया था और हाई कोर्ट इसे जवाब मांगा है सेंटर्स पे। इस पे पिटीशन पे जो हियरिंग हुई थी उसमें जवाब मांगा हुआ कि क्या इस पे आप क्या कहना चाहते हो। सेंटर ने 180 दिन का लिया हुआ है कि हमें 180 दिन दीजिए कि हम इस पे कुछ अपना जवाब दें, उसमें है रेगुलेशन में ये कहता है। और जितने भी अगर ये वर्ल्ड मैप आप देखेंगे, जितने भी ब्लू टिक वाले हैं ये सब कॉमनवेल्थ नेशन है। ये किसी ना किसी समय पे ब्रिटिश एम्पायर के एक टेरिटरी रह चुके हैं। तो ये जितने भी ब्लू टिक वाले आप देख रहे होंगे, जितने भी ब्लू कलर्ड वाले, ये सब कॉमनवेल्थ नेशन के ही देश हैं, कंट्रीज हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन अपना बेस्ड है, अभी आप करंट में बहुत ज्यादा इस पे न्यूज देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी देख रहे होंगे, और ये काफी अच्छा एक इश्यू भी है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी। इस पे हम एक एक्सप्लेन अपना पूरा एक वीडियो में बनाने वाला हूँ एक्सप्लेन सीरीज पे। आप इस पे आप सरस्वती IAS के यूट्यूब चैनल, और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ID पे भी PDF इसका ले सकते हैं। और इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी पेगासस स्पाईवेयर पे। तो स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं, जो पेगासस स्पाईवेयर इज डेवलप्ड बाय चाइनीज साइबर आर्म्स, अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड है, दिस पेगासस स्पाईवेयर इज, ये यहां पे दे रहे हैं, टेकिंग कंसेंट ऑफ द यूजर्स टू इंस्टॉल। अपने दो स्टेटमेंट हैं ये पेगासस स्पाईवेयर पे। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि ये चाइनीज साइबर आर्म्स का नहीं है, ये इजरायली साइबर आर्म्स का
इजरायली साइबर आर्म्स का है, ये उसका चाइनीज का नहीं है, जो कि एनएसओ एक वहाँ की साइबर आर्म्स है, एनएसओ वहाँ पे एक ग्रुप है, वही इसको डेवलप किया हुआ है इजराइल में। ये इजराइल का है, चाइनीज का नहीं है। फिर से जो पेगासस स्पाईवेयर इज टेकिंग कंसेंट ऑफ द यूजर टू इंस्टॉल, नहीं ये भी गलत है। ये कभी भी किसी का कंसेंट नहीं लेता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? जीरो क्लिक नाम से। जीरो क्लिक बहुत ही अच्छा नाम है। देखिए जीरो क्लिक से ही आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कहना चाहता है ये। जीरो क्लिक मतलब आपका कोई कंसेंट रहेगा ही नहीं, आपको कुछ क्लिक भी नहीं। जैसे कि कई स्पाईवेयर्स मालवेयर्स होते हैं, आप उसे इंस्टॉल करेंगे या फिर आपके मेल्स पे आता है तो आप उसे क्लिक करेंगे, तब जाके वो आपका कुछ डेटा ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पेगासस स्पाईवेयर ऐसा नहीं है। आपके मोबाइल्स में एक केवल एक वीडियो कॉल, मिस्ड कॉल भी आ जाएगा तो उससे भी ये आपके फोन में अपने आप बिना कोवर्टली, बिना आपके कंसेंट से क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होकर आपकी सारी डेटा को क्या करेगा, ये स्टोर कर देगा कहीं उसके, जहां भी उसका होगा कंट्रोल रूम, वहां पे जाके इसका स्टोर हो जाएगा। तो मतलब कि आपका डेटा आपके बिना कंसेंट के ही किसी और के पास चला जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है इस पेगासस स्पाईवेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। तो इसके लिए भी डी आंसर ही रहेगा, नाइदर वन नॉर टू। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। इस पे अगर आप पूरी अच्छे से इसका समझना चाहते हैं तो पेगासस स्पाईवेयर पे एक एक्सप्लेन वीडियो अभी शाम तक आई थिंक इस पे चले जाएंगे, आप उसको एक बार विजिट करके जरूर इस वीडियो को देखिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अगर मेंस में देखिए इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के ऊपर इस पे क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक बार जरूर देखें इस वीडियो को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि थर्ड है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्वेश्चन का सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ओपेक प्लस। ओपेक प्लस, ओपेक प्लस नाम आते ही आपको एक, अभी देखिए करंट में क्या चल रहा है। करंट में आप देखेंगे, करंट में आप देखेंगे जी कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो एकदम हाई, एकदम ऊपर है। अभी अभी तो कुछ राज्यों में ऐसा है कि 108, 100 के करीब, नॉर्मल तो 100 है ही हर जगह। और उसके बाद अगर आप देखेंगे डीजल्स का भी, उसका भी हाई है। तो ओपेक प्लस जहां भी आता है ये करंट का एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर नहीं भी बन सकता है तो हमें एक नॉर्मल से इसके नॉलेज रहनी चाहिए ओपेक प्लस के बारे में, क्योंकि हम यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। यूपीएससी हमें क्या पूछ सकती है हमें जानते नहीं। तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसमें रहनी चाहिए कि क्या ओपेक प्लस है। और क्वेश्चन देखिए ये आर्टिकल्स था, इसी पे आर्टिकल्स कह रहा है कि ब्रेंट फॉल्स, ये मेनली उसी में था कि जो ओपेक्स प्लस कंट्री है, अब उन्होंने अपने पेट्रोल को क्या किया है, अब बूस्ट कर दिया प्रोडक्शन को, पेट्रोल प्रोडक्शन को अब बूस्ट कर दिया है। तो जब पेट्रोल प्रोडक्शन को बूस्ट किया है तो जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो अब डाउन हो गए हैं, जो उनके प्राइसेस थे अब वो डाउन हो गए हैं। प्रोडक्शन हाई हुआ, पेट्रोल के प्राइसेस डाउन हो गए हैं। तो उन्होंने अभी एक मीटिंग में ये कहा था कि अब हमें प्रोडक्शन को क्या करना होगा, अब बढ़ाना होगा। तो फिर वो प्रोडक्शन को बूस्ट किए और प्राइसेस लो हो गई। तब ये देखिए द हिंदू के बिजनेस वाले सेक्शन पे ये आर्टिकल्स था, मैंने सोचा इस पे एक जरूर बनना चाहिए। अभी देखिए करंट में काफी ज्यादा स्ट्राइक भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं पेट्रोल हाइक पे, जो प्राइसेस जो हाइक हुए पेट्रोल पे, तो ये सब न्यूज में था। तो इसलिए मैं सोचा कि इस पे एक क्वेश्चन बनना चाहिए। इसके स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट कंसिस्ट ओपेक मेंबर्स एंड मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन। मतलब ओपेक प्लस क्या है कि ओपेक मेंबर, जो पहले से ओपेक मेंबर्स थे उनको, और फिर से जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं उनको एमलगमेट करके एक बना है ओपेक प्लस। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट, मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस है रसिया, कजाकिस्तान, etc। दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है कि मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं वो भी, जो जिसे हम नॉन ओपेक कहते हैं, और जो ओपेक मेंबर्स हैं दोनों एमलगमेट होकर, मतलब एक में जुड़ के और एक ओपेक प्लस बनाए हुए हैं। और जो नॉन ओपेक मेंबर है, जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग मेंबर है, वो है एक रसिया और एक कजाकिस्तान। देखिए कितना ये फैक्ट का क्वेश्चन है। मैं रसिया को क्यों लिया और कजाकिस्तान, देखिए अगर कोई और मैं कंट्री लेता, यूपीएससी भी केवल करंट में, ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री को आपको देगा, नहीं, जो कंट्री न्यूज में है, करंट में है, उस कंट्री के बारे में आपको जानने होंगे। कजाकिस्तान अभी देखे होंगे आईएमए में भी कुछ हुआ था, आईएमए का जो न्यूज था कजाकिस्तान के ऊपर था, तो कजाकिस्तान भी न्यूज में था, तो कजाकिस्तान को मैंने रख दिया। फिर रसिया भी अभी देखिए करंट में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी तालिबान, अफगानिस्तान के ऊपर जो तालिबान का चल रहा है, तो तालिबान मेनली वहीं पे जा रहे हैं, मतलब कि तालिबान के लिए
रसिया के अप्रोच किया जा रहा है कि रसिया का एक हमें मिल जाए, रिलेशन अच्छा हो जाए और रसिया का साथ कोई हमारे साथ कोई एक रिलेशन बन जाए कि जिससे हम तालिबान को क्या करें, कर्ब कर पाए, उसे रोक लें। उसका जो राइजिंग है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अफगानिस्तान में ऐसा कहा जा रहा है कि 85% एरिया वो एक्वायर कर चुका है तालिबान। तो तालिबान को रोकने के लिए जो भी वहां पे इंडियन इंटरेस्ट है, और इंडियन स्टेट नहीं, आप एक ह्यूमैनिटी के भी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं ना, तो रसिया जो उधर नेबरिंग कंट्री है उनके साथ हमें एक रिलेशंस कुछ बिल्ड करने होंगे, एक बायलैटरल रिलेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे, या फिर जो भी हो एक कंस्ट्रक्टिव में कि सब कोई मिलके और इसे तालिबान को रोका जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ये दो स्टेटमेंट है, काफी फैक्ट वाला भी था सेकंड स्टेटमेंट, लेकिन दोनों सही है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोथ एंड 1 करेक्ट है, सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू विंटेज मोटर व्हीकल्स। विंटेज मोटर व्हीकल्स, देखिए विंटेज मोटर व्हीकल्स कुछ तो आपके ध्यान में आना चाहिए। इसे क्या विंटेज मोटर व्हीकल्स, देखिए क्या है, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि विंटेज मोटर व्हीकल्स है क्या। पहला स्टेटमेंट है, these are the those vehicles which is more than 50 years from the date of the first registration। मतलब पहले रजिस्ट्रेशन के दिन से 50 साल से जो अधिक की जो भी गाड़ियां हो गई होंगी उन्हें हम विंटेज मोटर व्हीकल्स की कैटेगरी में रखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, विंटेज व्हीकल्स आर आल्सो इन द स्क्रैपेज पॉलिसी। अभी देखेंगे जो अपनी गवर्नमेंट है, इंडियन यूनियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एक पॉलिसी लाया था कि व्हीकल्स को स्क्रैपेज, मतलब कि जो 15 साल से ऊपर 20 साल से ऊपर हो जाएंगे तो उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें अब हटा दिया जाएगा और फिर से नए व्हीकल्स को इंडक्ट किया जाएगा। नए व्हीकल्स को इंडक्ट करने से क्या फायदे होंगे, जैसे अगर स्क्रैप कर देते हैं तो एक तो जो भी पॉल्यूशंस हैं उनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, इन्वायरमेंट पे हमारे कोई असर नहीं पड़ेगा, बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर से जो अपने ये व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स वाले जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी बूस्ट होंगे, वो भी एक तरह से आगे जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा उनको भी रेवेन्यू होगी, वो भी बूस्ट करेंगे आगे। और थर्ड स्टेटमेंट है, विंटेज व्हीकल्स कैन बी यूज्ड इन कमर्शियल पर्पस। अब देख लेते हैं ये आर्टिकल्स कहाँ था। ये आर्टिकल्स आपका इंडियन एक्सप्रेस पे एक्सप्लेन सेक्शन पे मिलेगा। इसमें दिया गया था, इन न्यू पॉलिसी व्हाट ओनर्स कैन एंड कैन नॉट डू विथ विंटेज व्हीकल्स। विंटेज व्हीकल्स जानते हैं क्या, जैसे कि पहले जो राजा वाले गाड़ियां होती थी, जितने भी राजा वगैरह वाली एम्बेसडर आप सुने होंगे, एम्बेसडर वाली गाड़ियां, रॉयल्स वाली रॉयल्स जैसे भी गाड़ियां हैं, उन जैसे गाड़ियों को क्या विंटेज व्हीकल्स कहा जाता है। तो विंटेज व्हीकल्स में इसे रखा गया है। तो इसका जो है अब रजिस्ट्रेशन पॉलिसी नया गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टार्ट कर दिया, एक पॉलिसी तैयार किया है जिससे इसकी फिर से रजिस्ट्रेशन जो है चालू हो जाएंगे, इन सब गाड़ियों की फिर से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। तो इन पे एक आर्टिकल्स था, मैं आर्टिकल से क्वेश्चन बना दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट भी था आपके लिए, प्रीलिम्स और मेंस के भी पॉइंट्स है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए सही है कि ये जो 50 साल से ऊपर हो जाएंगे ये विंटेज मोटर व्हीकल्स के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, ये इसे जानते हैं, इन्हें सेव करना है, हमें इन्हें बचाना है। हमें स्क्रैप कर देंगे तो फिर ये फायदा क्या हो जाएगा, तो स्क्रैप में आएगा नहीं। विंटेज मतलब रॉयल्स, जो भी हमारी एक समझिए कि ये हमारे लिए हेरिटेज का काम करेगा, एग्जीबिशन का काम करेगा, हमारे फ्यूचर्स के जितने भी फ्यूचर्स वाले जितने भी लोग रहेंगे उन्हें देखने के लिए रखा जाएगा, एक एग्जीबिशन का काम करेगा। तो इन्हें हम स्क्रैप कर देंगे तो फिर ये बचेगा क्या। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट है कमर्शियल पर्पस। अगर थोड़ी थोड़ी भी एक कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग लगा देना तो ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और यूपीएससी भी देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता, आपके एक माइंड के कॉन्सेप्ट से खेलता है। अगर आपकी जितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी किसी भी क्वेश्चन पे, अगर आप देखिए सही तो आप सारे क्वेश्चन पकड़ लेंगे, लेकिन अगर कौन से वर्ड से उसमें गलत है अगर आप उसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब हमें पॉइंट्स रखने होंगे, माइंड में एकदम क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा वर्ड्स हमें देखना है, हमें केवल रॉन्ग आंसर को ही मतलब खत्म करना है। तो हमारा देखिए सेकंड स्टेटमेंट ही अब कमर्शियल पर्पस पे नहीं रखा जाएगा, कमर्शियल के नहीं है ये आप पर्सनल यूज कर सकते हैं, किसी एग्जीबिशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी कमर्शियल पर्पस पे आप नहीं इसे इस्तेमाल कर सकते। तो अपना जो सेकंड है और थर्ड है ये दोनों गलत है, केवल फर्स्ट ओनली फर्स्ट मतलब ये वाला ऑप्शन केवल आपका सही है, और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड गलत है।
इस पॉलिसी में यही सब दिया होता है कि पॉलिसी क्या क्या अलाउ करता है, और जो विंटेज वाले हैं, जो विंटेज मोटर व्हीकल्स हैं, वो फॉरेन कंट्री में भी उनका क्या रूल्स है इंटरनेशनली में। तो ये बताया गया था कि यूके में आप देखेंगे जब आर्टिकल्स में, जब आप रीड करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल्स को, तो आप देखेंगे जी कि यूके में जब इसकी कोई पॉलिसी काफी अच्छी है, इसे भी स्क्रैपेज पॉलिसी से, कमर्शियल से इसे दूर रखा जाता है। यहाँ तक कि वहां पे यहाँ उसकी कोई व्हीकल टैक्स ही नहीं होती, एक्साइज ड्यूटी भी नहीं इस पे कोई लगती है, ना कोई टैक्स है, आपको एकदम फ्री रहना है। सेफ्टी टेस्ट बस इससे क्या, सेफ्टी टेस्ट आपका इसका होता रहेगा, रिन्यूअल होते रहेंगे और चलता रहेगा। ऐसे ही यूएसए में भी है, जो कि अभी देखिए हम लोग 50 ईयर्स रखे हैं, लेकिन यूके में क्या है, ये 40 ईयर्स पे है। अगर आप यूएसए में जाते हैं तो ये 25 ईयर्स पे है। मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसके पॉलिसीज हैं, और उसके ये क्या करते हैं, इसको रूल आउट करते हैं इन्हीं सब पॉलिसीज पे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे विंटेज मोटर व्हीकल्स के, और इसमें भी देखेंगे आप जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं इसमें जो कवर करने होंगे। मैंने आपके उसमें प्री के जितने फैक्ट रहेंगे उसमें मैंने कवर किया, आप एक बार आर्टिकल्स को देखिएगा थॉरली, आप नहीं एक बार रफली जरूर रीड कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एफएटीएफ पे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये भी द हिंदू के न्यूज़पेपर में था, और हमें इंपॉर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि एफएटीएफ अभी न्यूज में चल रहा था पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, और पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणियां करता रहता है, और वो ये नहीं सोचता है कि हम एफएटीएफ से कैसे बाहर निकलें। नहीं, उसकी हमेशा पॉलिसी रही है कि इंडिया को कैसे भी करके इन्वॉल्व किया जाए। वो निकलने के लिए नहीं, इंडिया को इन्वॉल्व करने के लिए सोचता है। इसलिए हमेशा उसकी इसी पॉलिसी की वजह से वो ग्रे लिस्ट में हमेशा कंटिन्यू रहता है। तो उसने देखिए पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आया कि हेडलाइंस देख लेते हैं। पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया ऑफ यूजिंग एफएटीएफ फॉर पॉलिटिकल एंड्स। मतलब राजनीति खेलने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इस पे एफएटीएफ को लेके पॉलिटिकल एंड्स कर रहा है, मतलब राजनीति खेल रहा है। तो इसी पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए स्टेटमेंट्स को। एफएटीएफ के ऊपर है, एफएटीएफ इनकॉर्पोरेट्स इन द मैटर्स ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, terrorist financing, money laundering and proliferations of weapons of mass destruction। ये कुछ पॉइंट्स हैं since 2001। अब सेकेंड स्टेटमेंट है, इट डिसीजंस मेकिंग बॉडी मीट्स 3 टाइम एनुअली। मतलब कि जो इसकी डिसीजन जो डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री ग्रे लिस्ट में रहेगी, कौन सी, इसके 2 लिस्ट है मेरे लिए, एक ब्लैक लिस्ट है और एक ग्रे लिस्ट है। अगर कुछ कंट्रीज हैं जो अगर एकदम अपोजिट ही जा रही हैं, मतलब कि टेरर फाइनेंसिंग उनका एकदम इंक्रीज पे अधिक है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी उनका एकदम अधिक है, और जो वेपन्स है मास डिस्ट्रक्शन के लिए वो काफी ज्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उनको ब्लैक लिस्ट में भी रखा है। और कुछ अगर थोड़ा नॉर्मल रहता है कि कुछ कुछ थोड़े टेरर फाइनेंसिंग है, उन्हें ग्रे लिस्ट में, मतलब कि ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, ये 2 पॉलिसीज है ये एफएटीएफ के, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि 2001 में जानते हैं एक से एक्सपेंड किया गया। पहले केवल क्या था कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग था, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी जोड़ा गया। मनी लॉन्ड्रिंग को क्या किया गया, सिंस 2001 में से क्या किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग को जोड़ा गया, और उसके बाद फिर से एक बार एक्सपेंड किया गया। तो एक्सपेंड करके ये जोड़ा गया, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स एंड ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब 2001 में तीनों एक ही साथ नहीं काम कर रहे हैं। जब इसकी गठन हुई थी, जब ये स्टेब्लिश हुआ था, तो उस समय केवल टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे देखा गया था, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर देखा गया था। फिर से उसे एक्सपेंड करके एक और जोड़ा गया, फिर से एक बार और एक्सपेंड हुआ, 2001 में एक्सपेंड हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग पे देखा गया, फिर से प्रोलिफरेशन ऑफ मास वेपन डिस्ट्रक्शन को जोड़ा गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इट्स डिसीजन मेकिंग बॉडी मीट्स 3 टाइम एनुअली, ये 3 समय मिलती हैं, ये तो सही है आपका। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ये 3 टाइम मतलब डिसीजन इनकी 3 समय आती है, एक साल में 3 बार ये मीट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री ब्लैक लिस्ट, रेड लिस्ट, या फिर कौन सी रहेंगी नहीं, किसे निकालना है, किसे बाहर करना है, अंदर करना है, ये सब 3 बार देखते हैं एनुअल में। फिर से अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए हमने वो मॉक, आप जो भी क्वेश्चन है आप हर क्वेश्चन पे एक बार पॉज लीजिए और उसे कमेंट बॉक्स में आप उसका एक बार आंसर दीजिए, और उसे आप मॉक टेस्ट के लिए दीजिए। मैं आपके साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको एक आइडिया रहे
कि हमें कैसा प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, आप कहीं भी सुनेंगे सबको ये कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या रहेगा कि आपको डिजाइन, यूपीएससी कैसे पेपर्स को डिजाइन करती है ये आपको आइडिया लग जाएगा। जब आपकी इसकी आइडिया रहेगी तो जब भी आप कोई रीडिंग करते हैं किसी पेपर्स के आर्टिकल्स को, अगर आप सिलेबस के आर्टिकल्स को या फिर आप नोट्स को कभी भी आप रीड करेंगे तो एक क्वेश्चन डिजाइन करने का आपके पास भी एक कैपेबिलिटी रहेगी। कैसे रहेगी? जब एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखे रहेंगे तभी। ये नहीं कि आप डायरेक्टली बस रीडिंग करते जा रहे हैं, नहीं, आपको एक आइडिया रहना चाहिए क्वेश्चन को डिजाइन करने का, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी, ये भी आपका। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब ये आपको डेवलप हो जाएगा। तो मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन मैं डेली रखा करूंगा कि जिससे आपको एक आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और आप जितने भी आप मॉक टेस्ट देखेंगे सरस्वती आईएएस के, आपको एक बहुत ही क्लियर आइडिया, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। यूपीएससी के पैटर्न से एकदम ये क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। सरस्वती के आईएएस के जितने भी मॉक टेस्ट हैं सब उसी यूपीएससी के पैटर्न्स पे, जैसे यूपीएससी पैटर्न फॉलो करता है उसी पैटर्न पे बनाया जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं रहता है। आप थॉरली अगर उसको लेते हैं एक एक मॉक टेस्ट को, आप बार बार जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। आप एक बार रीड करें फिर आंसर दें। इससे क्या होगा कि आपकी भी एक अंडरस्टैंडिंग, क्या गलत कर रहे हैं आपको ये थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है जो राइट टू वोट है और जो इलेक्टेड इंडिया है, ये किस कहां से लिया गया है, ये किससे हमने बाइंडिंग है, किससे हम लेते हैं। तो ये पहला है फंडामेंटल राइट, मतलब ये फंडामेंटल राइट के द्वारा हमें मिलता है। ये जो हमें ये राइट्स हैं इलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट होने के लिए और वोट करने के लिए, ये किसके द्वारा है? या तो फंडामेंटल राइट के द्वारा, या तो हमें नेचुरल राइट है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या तो लीगल राइट है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है। आप एक बार वीडियो को जरूर पॉज करिएगा। एक बार आप अगर पॉलिटी अगर पढ़े भी हैं तो आपके लिए बहुत ही हर्डल्स का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 का। आंसर इसका जान लीजिए आप, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये ना आपका फंडामेंटल राइट है, ना नेचुरल राइट है, ना लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप किसी को वोट कर सकते हैं, आप इंडिया में इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, धन्यवाद।